वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो आज का एपिसोड हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स पे है, जो क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस ने भेजे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं ड्यू, तो एक एक करके टेकअप करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है राजेश शर्मा जी ने। वो कह रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो 57 लाख रुपीस का है और मेरा टारगेट 15 करोड़ रुपीस है, प्लीज़ एडवाइस करिए। 57 लाख रुपए हैं और 15 करोड़ का टारगेट है। अब इन्होंने कोई अपनी ड्यूरेशन नहीं बताई कि कब तक वो टारगेट है। Right. 57 लाख का 15 करोड़ रुपए टारगेट भी बड़ा है। तो अब देखिए, ऐसा है कि आपने चूंकि कोई ड्यूरेशन तो अपनी बताई नहीं है, तो अगर सिंपल आपका क्वेश्चन मैं लूँ तो ये 57 लाख रुपए 12% की दर से आप मान के चलिए करीब करीब आपको 29 साल लगेंगे। अच्छा, 29 साल में 57 लाख रुपए आपके 15 करोड़ रुपए बन पाएंगे। लेकिन शायद कुछ आप और भी पूछना चाह रहे हैं, तो उसको हम प्रिज्यूम करते हुए बात किए ले रहे हैं कि ये 57 लाख रुपए आज है, उसको इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 12% के हिसाब से। हम प्रिजम्पशन के बेसिस बता रहे हैं कि मान लीजिए आप ये पूछ रहे हैं कि 57 लाख रुपए 15 करोड़ रुपए 15 साल में कैसे बन पाएंगे। yes. हमने प्रिज्यूम कर लिया। हाँ नहीं, ठीक है, रियलिस्टिक थोड़ा सा लेते हैं। तो ये 57 लाख रुपए 12% के हिसाब से 15 साल में बन जाएंगे 3 करोड़ रुपए और बचे 12 करोड़। राइट। तो 12 करोड़ के लिए आपको 2,38,000 रुपए की सिप करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बड़ी फिगर है। हमने दूसरा प्रिजम्पशन आपके बेसिस पे ले लिया कि नहीं 15 साल नहीं, हमको 20 साल में 15 करोड़ रुपए बनाना है। तो ये 57 लाख रुपए 12% के हिसाब से 20 साल में बन जाएंगे 5 करोड़ 50 लाख और 15 करोड़ का टारगेट है, आपके बने 5.5। तो बीच का डिफरेंस जो 9.5 करोड़ रुपए है, वो 20 साल में अगर आपको बनाना है तो आपको 95,000 रुपए की SIP और करनी पड़ेगी। और एक फाइनल प्रिजम्पशन हमने ले लिया कि आप शायद ये कह रहे हैं कि 57 लाख है और 25 साल में 15 करोड़ का टारगेट पहुंचना है। अगर 25 साल है तो ये 57 लाख रुपए 25 साल बाद बन जाएगी इसकी वैल्यू 9.5 करोड़, 9.5 CR। तो 15 करोड़ और 9.5 CR का बीच का डिफरेंस 5 करोड़ 50 लाख रुपए आपको सिप के जरिए पूरा करना पड़ेगा और सिप की मंथली अमाउंट आपकी होनी चाहिए 29,000 रुपए। तो जितना आपने बताया था उसके बेसिस पे हमने खुद लिबर्टी लेते हुए प्रिजम्पशन कर लिया और आपको ये आंसर देने की हमने कोशिश की है। आप देखिए, इससे आपका पर्पस पूरा होता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछिएगा। तो अगर 15 साल टारगेट है तो करीब 2.5 लाख 2,38,000 की SIP होगी। 20 साल का अगर होराइजन है तो करीब 1 लाख रुपीज़, अराउंड 95,000 रुपीज़ की SIP करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे राजेश शर्मा जी के बारे में तो नहीं मालूम, बट फॉर एग्जांपल कोई और हो और कहे कि मैं बहुत रिस्क ले सकता हूँ, मैं पूरा स्मॉल कैप में लगा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत वैसा टारगेट है, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, तो क्या वो करना चाहिए कि पूरा स्मॉल कैप में लगा दिया? अब देखिए, ये तो चॉइस इन्वेस्टर की है। ये केवल एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई वो कहता है भाई मुझे तो पहुंचना है उस टारगेट पे जल्दी से जल्दी और मैं पूरी रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो वहाँ पे 2 टेक अवे। टेक अवे नंबर 2 पे पहले आते हैं, 1 पे बाद में आएंगे। ठीक है, आप स्मॉल कैप लगा सकते हैं और हो सकता है कि वो 20% 25% की दर से बढ़ जाए। तो अगर 25% के हिसाब से बढ़ जाते हैं तो हमने जो फॉर्मूला एक 72 का अभी बात की थी 1-2 एपिसोड पहले, तो 72 को 25 से या 24 से डिवाइड करें तो 3 साल में डबल होता है। तो आप समझो कि 3, 6, 9, 12, 4 हो गए 3 के मल्टीपल। तो अगर 12 साल की बात करें 1 मिनट के लिए, तो हमने माना कि 3 साल पे 3, 6, 9, 12, 2, 4, 8, 16 गुना हो गए। तो अगर 16 गुना हो गए तो किसी के पास 50 लाख रुपए है तो 12 साल बाद वो 8 करोड़ रुपए बन जाएगा। अब ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, होने को क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या हुआ है ये देखने की जरूरत है। तो वो ये खुद देखें, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब टेक अवे 1 है
कहते हैं लोग कि रिस्क ले लेंगे, वो इसलिए कहते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस दिखाई पड़ती होती है। 3 साल पहले देखो स्मॉल कैप इतना बढ़ गया, मिड कैप इतना बढ़ गया, भविष्य तो पता नहीं होता है। तो वो आपने लगा दिया 20% 25% की उम्मीद में, और मार्केट गिरना शुरू हो गया और आधा रह गया। आप समझो यही थ्योरेटिकल बात करें, 57 लाख रुपए रह गया 25 लाख रुपए, क्या आप रुके रहेंगे इक्विटी मार्केट में? शायद नहीं। तो इसलिए वो जरा मुश्किल काम होता मतलब है। बैलेंस होना चाहिए, जो 3-4 कैटेगरीज आप बताते हैं होना चाहिए, 4 से 5 कैटेगरीज होनी चाहिए, कुछ लो रिस्क वाली, कुछ हाई रिस्क वाली। और आप 12 से 15% का रिटर्न अगर कमा लें, यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। तो 12% ही माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नज़ीर जी ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं। इनका एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए है, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या स्कीम्स में कोई चेंज की ज़रूरत है। स्कीम्स तो हमने डिस्कस कर ली, ठीक, इसके पहले वाले एपिसोड में डिस्कस किया था, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनका सिंपल क्वेश्चन आया कि 6 लाख रुपए आज हैं और अगले 10 साल में उसको 100 लाख बनाना है, 1 करोड़ बनाना है। तो देखिए, हम तो अपने उसी प्रिजम्पशन को 12% को लेंगे। 6 लाख रुपए 10 साल में 12% के हिसाब से 19 लाख रुपए बनता है। आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो डिफरेंशियल हो गया 81 लाख का, और आपके पास टाइम है 10 साल का। तो अब सिचुएशन ये है कि 81 लाख रुपए अगर आपको 10 साल बाद और चाहिए, 6 का तो 19 हो गया, 81 और चाहिए, तो या तो अभी आप 26 लाख रुपए लमसम जमा कर दीजिए तो वो 81 हो जाएगा, और या आप मंथली सिप कीजिए कुछ 35,000 रुपये महीने की, तो 35,000 रुपये महीने की सिप आपको 81 लाख रुपए बना देगी। ये तरीका हो सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, एक प्रकाश जी ने पूछा है और एक गजानंद जी ने पूछा है। ये दोनों क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाश जी कह रहे हैं एट प्रेजेंट SIP इन्वेस्टमेंट इज 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और गजानंद जी कह रहे हैं प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। बट इन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है, शायद इनसे बाकी क्वेश्चन पूछना रह गया है, तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ कंप्लीट क्वेश्चन भेजें नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष कपूर जी ने पूछा है। ये कह रहे हैं आई वॉच योर यूट्यूब चैनल रेगुलरली, आई नीड हेल्प विथ रिटायरमेंट प्लानिंग, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये मनीष कपूर जी ने अगेन फिर डिटेल्स नहीं दिए हैं, बस इन्होंने कहा कि 52 ईयर्स के हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो हमको अब ना तो पता है कि इनके खर्चे कितने हैं, कब रिटायर होने वाले हैं, कुछ इनकी ऑलरेडी सेविंग्स है कि नहीं है, तो डिटेल्स कंप्लीट नहीं है। बट तब भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बेस्ड ऑन आवर प्रिजम्पशन, जो हम एक लिबर्टी लेके प्रिजम्पशन कर रहे हैं। एक जवाब तो ये हो गया कि हमारा एपिसोड 70 देख लें जाके, 70 जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो उससे इनको काफ़ी आइडिया लग जाना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई मैं 52 साल का हूँ और रिटायरमेंट प्लानिंग करें, तो हम प्रिजम्पशन ये किए ले रहे हैं कि ये वर्किंग हैं, अभी 10-12 साल और काम करते रहेंगे, और 50,000 रुपये का मैंने इनका मान लिया कि आज का इनका घर का खर्चा है। प्रिजम्पशन है ये, और 50,000 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर 50,000 रुपये का खर्चा है तो हमने ये मान लिया कि ये 12 साल अभी और वर्किंग करके अर्निंग करेंगे, काम तो ये विश की बहुत साल तक करते रहें। तो अगर 12 साल इनके पास और अर्न करने के लिए है और फिर इनकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, आज का खर्चा 50,000 रुपये, यानी 12 साल बाद इनको अपनी फैमिली चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए होंगे। तो अभी सिंपल किए दे रहे हैं कि अगर इनके पास उस वक्त 1 करोड़ रुपए हो, जिसपे कि 12% आगे आता जाए, तो 12 लाख आएंगे, यानी महीने के 1 लाख आएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका 50,000 का खर्चा है, आप 12 साल तक और काम करेंगे, 1 करोड़ रुपए एक्युमुलेट करेंगे, और जिससे आपका खर्चा चलता जाएगा। अब ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये सिप करना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ रुपए अर्न करना है तो 31,000 रुपये महीने का सिप करेंगे, और उस पर 12% आएगा तो 12 लाख होंगे।
अब आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ कहा ही नहीं, हम ही कह रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में लगे रहेंगे, 12% कमाएंगे, डर लग सकता है, हो सकता है थोड़ा सा मिक्स कर दें डेट और इक्विटी में, 8% ही कमाएं, तो फिर 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर 2 करोड़ रुपए चाहिए तो इनको 62,000 रुपीज़ मंथली सिप करनी पड़ेगी। और आप ये भी कह सकते हैं, जो हमारा एपिसोड 70 था उसको रेफर करते हुए, कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं प्योर एफडी में डालूंगा जिसमें आई विल गेट ओनली 4%। तो उस केस में आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो 3 करोड़ का टारगेट पहुंचने के लिए आपको 93,000 रुपीज़ की सिप करनी पड़ेगी अगले 12 साल तक। तो ये आंसर हमारे प्रेजम्पशन के बेसिस पे आप डिटेल्स लिखेंगे तो हम बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असित जी ने पूछा है, इनकी एज 39 ईयर्स है, ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, 39 साल की उम्र है, 20 साल तक करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि 15,000 रुपये की, इनका जो मुझे डिटेल दिखाई पड़ रहा है कि 15,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। तो अगर 20 साल तक 15,000 रुपये की SIP करते रहें तो वो फिगर बनती है 1.38 करोड़। इनकी टारगेटेड अमाउंट है 2 करोड़। तो अगर ये 20,000 रुपये महीने की सिप करते रहें तो ये अपने टारगेटेड अमाउंट 2 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। इन नर्शियल सजेशन ये है कि 15,000 रुपये की सिप के बजाय 20,000 की करें, 5,000 रुपये की और बढ़ा दें। तो और कुछ ऐसी ही स्कीमों, ऐसी ही कैटेगरी में करें जो बीच किए हों, बहुत तेज दौड़ने की कोशिश नहीं करें। तो अगर 12-13% का रिटर्न अर्न किया तो 20,000 रुपये पर मंथ की सिप से इनका टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुमार गौरव जी ने, कह रहे हैं आई वॉच योर पॉडकास्ट एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉडकास्ट नंबर 59। माई PPF इज मैच्योरिंग सून, शुड आई कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? इनकी एज 52 है। सो ये कह रहे हैं आफ्टर 60 आई वॉन्ट SWP, सजेस्ट SWP ऑप्शंस। इनकी एज 52 है। यस। और इन्होंने PPF वाला वो हमारा एपिसोड सुना था। PPF मैच्योर होने वाला है, तो इनका सवाल ये है कि उसको मैच्योर करके रख लें या आगे एक्सटेंड करें। वैसे उस एपिसोड में ही आंसर क्लियर था, बट फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ये थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हों, क्योंकि PPF में तो परसेंटेज बढ़ेगी नहीं, घटेगी ही आगे, तो मुझे लगता है कि इनको पैसा निकाल लेना चाहिए। और निकाल करके हमने जो उसमें एक ऑप्शन बताया था इनको कि कुछ डेट फंड में डाल दें और उससे STP कर दें, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, इक्विटी स्कीम में, वो काफ़ी डिटेल में था। वैसे मुझे लगता है वो ऑप्शन ये एक्सरसाइज करें तो समझो कि 10-10.5% का रिटर्न आने लगेगा, विच विल बी ग्रेटर देन व्हाट यू विल गेट फ्रॉम PPF। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा डेट का भी करता है, थोड़ा इक्विटी का भी करता है, लेकिन अभी तो यंग ही है, मैं कहूँगा 52 के हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इनको। तो मुझे लगता है कि निकाल लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, बिल्कुल आप और आपके घर वाले और आपकी स्पाउस परेशान होते हैं, तो वही फिर PPF कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज निकाल करके उसी कॉम्बो में कर दें ये, और जब इनकी वर्किंग एज खत्म हो जाए, यानी कि अर्निंग एज खत्म हो जाए, तब ये उसी से कुछ 5 या 6% की SWP कर सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं SWP का नाम सजेस्ट करें, ये SWP पे मुझे लगता है हम लोगों को एक एपिसोड करना भी चाहिए। आप जिस म्यूचुअल फंड के डेट फंड में डालें, उससे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करके उसी की इक्विटी में डालें, तो वो जो आपका टारगेट डेट फंड एंड देन टारगेटेड इक्विटी फंड है, उसी से आप SWP 4% या 6% साल के हिसाब से करें। 6% साल के करते हैं तो आधा % पर मंथ ले लें, या 1.5% हर 3 महीने पे ले लें, जिससे आपका खर्चा चल सके। ये हमारा इस पे जवाब है।
SWP भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं। SWP का मतलब है विड्रॉल करना, तो आप किसी भी स्कीम से SWP कर सकते हैं। क्या अमाउंट करना है वो डिसाइड करें। हाँ, मतलब एपिसोड तो हम लोग फिर करते रहेंगे, बट पॉइंट एक, जैसे लोग SIP बोलते हैं, SIP इज नथिंग। आप एक जाके एक लमसम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक स्कीम जिसका नाम ABC है, और उसी स्कीम में मान लिया आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वन गो कर दिया। स्कीम नाम है ABC, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और उसी स्कीम में आप हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट एट फिक्स इंटरवल। ये हो गया SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया या हर महीने किया, और जब आपकी अर्निंग की एज खत्म हो गई, अब आपको उससे पैसे निकालने हैं। ठीक रिवर्स। आपको लगता है मुझे एक फ्रिज खरीदना है, तो मैं जाके उससे पैसे निकालूं जैसे बैंक से निकालते हैं। आपको लगता है कि भाई कोई मेरा मेडिकल का खर्चा आ गया है, जैसे आप बैंक अकाउंट से निकालते हैं वैसे निकाल लें। ये हो गया लमसम विड्रॉ करना। आप कहते नहीं भाई देखो हर महीने घर का खर्चा को तो 20,000 रुपये चाहिए ना, हर महीने क्यों जाऊं? तो आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, हर महीने उतना पैसा उस स्कीम से निकलेगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो क्या हो गया? वो हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपको हर महीने जाके नहीं निकालना है, सो लॉन्ग एज यू डिसाइड ये फिक्स अमाउंट इस डेट पे मेरे को मिल जानी चाहिए। तो ये एक तरीके से SWP का मैकेनिज्म है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है अरविंद सिंह जी ने। वो कह रहे हैं सर नमस्ते, मैं अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू कराना चाहता हूँ और कोई अच्छा नया म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? सहायता कर चुके सब, पिछले एपिसोड को देख लीजिए जाकर के, सारी स्कीमों को एनालिसिस कर दी है। उसमें एक 2-3 क्वेश्चन मिलते जुलते थे, उसमें आपको बताया भी था कि 4 कैटेगरीज को चूज कर लीजिए, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप, और उसी में से एक एक 2-2 स्कीम उठा लीजिए। तो चारों कैटेगरी से 2 उठाएंगे तो 8 स्कीम हो गई, एक एक उठाएंगे तो 4 हो गई। और बस उसके हिसाब से ही आपको जहां इन्वेस्ट करना है या जहां इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको पहले एनालाइज कर लीजिए, और उसी में जो आपको डेटा एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है जितेंद्र जी ने। ये कह रहे हैं कि अगर फंड साइज बड़ा होता है तो फंड मैनेजर्स उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, कैश रिटेन किए हुए हैं और मार्केट गिरने पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा ये देखिए, हम लोग लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, उस हम लोगों के शायद डिस्कशन पर ही ये जितेंद्र जी का कमेंट है। देखिए, फंड साइज तो बड़े होते ही जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की सेविंग्स ग्रो कर रही है, तो पैसे जाएंगे कहाँ? पैसे तो इन्वेस्ट होंगे, फंड साइज भी बड़े होंगे। 40-42 फंड हाउसेज हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड सो ऑन। एक कैटेगरी में एक ही स्कीम अलाउ होती है। आज 42 म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना। जितना पैसा हिंदुस्तान में हम सब ने मिलकर इन्वेस्ट किया है, वो उन्हीं में कहीं पर इन्वेस्ट होता है। अब कल को हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हम उन्हीं 42 म्यूचुअल फंड के पास तो जाएंगे, तो फंड साइज तो बढ़ेगा। हाँ, 1, 2, 3, 4 म्यूचुअल फंड हर साल नए आते जाएंगे, तो वो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। बट वो आएंगे, नई स्कीमें होंगी, स्टॉक पिकिंग होगी, उनकी परफॉर्मेंस आनी होगी, तो वो तो टाइम लगेगा। पुराने फंड हाउसेस, पुरानी एटलीस्ट 1 साल और 3 साल से ऊपर की स्कीम में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साइज बड़ा होगा, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है। अब जो इनका ऑब्जर्वेशन है कि वो कैश पे बैठे हुए हैं, तो देखिए कैश पे बैठने का क्या होता है कि अब पैसा आया हुआ है, और अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा हिल सकता है, जैसे हमको आपको लगता है, हम भी तो फंड मैनेजर ही बन जाते हैं ना। अभी आप कोई प्रॉपर्टी बेचें, आप फंड मैनेजर नहीं हैं, मैं आपको लगेगा अच्छा अभी नहीं करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, फलां फ्रेंड ये कह रहा था, फलां रिपोर्ट ये कह रही थी, अच्छा ऐसा करते हैं 3 पार्ट में करते हैं, 6 पार्ट में करते हैं ना। इस तरीके से फंड मैनेजर के पास भी अपना जो इनपुट होता है, अपना विजडम होता है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता रहता है कि हाँ भाई अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है,
तो पूरा पैसा ना इन्वेस्ट करें, थोड़ा पैसा बचा के रखें जब कभी फॉल होगा। तो इसलिए बड़े फंड साइज का कोई हल भी नहीं है। देखो, जब पैसे हम आपका इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो उसके पास तो पैसे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कैश पे बैठे होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, उसमें हमको आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत एज सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है दीप पहलवान जी ने। वो कह रहे हैं कि प्लीज प्रिपेयर सच नाइस प्रोग्राम्स फॉर मल्टी कैप फंड्स। हाँ, तो दीप जी आपने कहा है, हमने आपकी बात मान भी ली है, और आप हमारा एपिसोड 71 देखें जा करके। मल्टी कैप पे ही पूरा प्रोग्राम बनाया है और आपके कहने से ही बनाया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद कुमार जी ने भेजा है, मोतीलाल स्मॉल कैप का फ्यूचर क्या रहेगा और क्या SIP करना सही रहेगा? इस पर अरविंद जी हम एपिसोड बना चुके हैं, एपिसोड नंबर 65 स्मॉल कैप पे बनाया है, पूरा डिटेल में बनाया है। पूरा आप देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, उसको देखने के बाद भी आपको कुछ और चाहिए तो लिखिएगा, और वही मेरी रिक्वेस्ट दीप जी से भी होगी कि एपिसोड 71 देखने के बाद भी अगर आपका कुछ और फर्दर क्वेरीज आती हैं तो आप बताइएगा, तो हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, ठीक है। तो आज के एपिसोड के लिए हमने इतने क्वेश्चंस टेकअप कर लिए, वरना बहुत बड़े हो जाते हैं एपिसोड। अब जो बैलेंस क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस प्लीज देखते रहे, उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में टेकअप कर कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में हम, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और सब एक साथ देने की कोशिश करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग है, ये भी बता दूं, तैयारी है उस पर। तो अगले हफ्ते क्योंकि ये एक साथ नहीं हो सकता है, तो अगले हफ्ते देखते रहिए, आपको सबको अपने आंसर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, टाइम लग सकता है ना। तो ये है। हाँ, और बाकी फिर रिक्वेस्ट कर लीजिए सब्सक्राइब करने। ठीक है, तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।